कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य तथा उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि शब्दों की ऐसी रचना जिससे हमारे भाव, हमारे विचार प्रकट हों, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। कभी कभी वाक्य में शब्दों की रचना अगर आगे पीछे हो, जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ तो पढ़ना चाहती मैं, अगर इस तरह शब्दों की रचना हो तो क्या वह वाक्य कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे कुछ अर्थबोध नहीं हो रहा है, विचार हमें पूर्ण रूप से पता नहीं चल रहे हैं। इसीलिए ये शब्दों का जो पद समूह है वह वाक्य नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम वाक्य उन्हें ही कह सकते हैं जिससे कि हमारे विचार पूर्ण रूप से व्यक्त हो। इस बात को एक अलग तरीके से और भी कहा जा सकता है, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ने में आसानी है तथा इसे याद करना भी आसान है। इसीलिए वाक्य की परिभाषा के रूप में आप ये परिभाषा ग्रहण कर सकते हो। इसका अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, यानी जिनका अर्थ पता चले, उन शब्दों का रचना ऐसी की गई हो कि उनसे एक अर्थ, एक भाव प्रकट हो, तो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों की रचना इस तरह होनी चाहिए जिससे कि कोई भाव प्रकट होता हो, कोई सारगर्भित अर्थ निकलता हो। अगर उनकी रचना आगे पीछे की हो जिससे कोई अर्थ हमें समझ में ना आता हो तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य तभी पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है या बोला जा सकता है जब शब्दों की रचना सार्थक ढंग से की गई हो। तो इसीलिए हम परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है रचना की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। इन दोनों प्रकारों के बारे में हमें जानना है, लेकिन हम इन्हें एक एक करके जानेंगे। तो चलिए पहले हम रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार जानते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है साधारण वाक्य, इसे सरल वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले सरल वाक्य देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। बच्चों, जब कभी आप वाक्य देखते हैं और उनसे आपको एक ही भाव, एक ही विधेय का पता चलता है और उस वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाएगा। जैसे रमेश पढ़ता है, इस वाक्य में एक ही क्रिया है, पढ़ता है, और एक ही विधान हमें पता चल रहा है। जैसे रमेश पढ़ता है, इसमें एक ही विधान कहा गया है, यानी एक ही बात कही गई है एक ही बच्चे के बारे में कि वह पढ़ता है, तो इसलिए यह साधारण वाक्य कहलाएगा। दूसरा वाक्य है मनोज ने भोजन किया, इसमें मनोज द्वारा एक ही क्रिया हो रही है, भोजन करने की, तो अतः इसका अर्थ भी यही निकलेगा कि यह साधारण या सरल वाक्य है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बच्चा दूध पीता है, कमला गेंद से खेलती है, मधु पुस्तक पढ़ रही है, राधिका पत्र लिखती है, बंटी विद्यालय गया, नीलिमा और सलील विद्यार्थी हैं, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। इन सभी वाक्यों में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि एक ही क्रिया है। जैसे पहले वाक्य में दूध पीता है, यानी पीता है की क्रिया, खेलती है, पढ़ रही है, लिखती है, गया, विद्यार्थी है, पढ़ी,
ये सारी एक ही क्रियाएं हैं और इन सभी वाक्यों से एक ही विधान प्रकट हो रहा है, अर्थात ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं। चलिए अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या आदि शब्दों से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इस वाक्य में दो क्रियाएं होंगी और दो विधान भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ा जाता है और वो भी पर, किंतु, और, या इन समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा। मैं कल शाम तक आना चाहती थी पर आ न सकी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो वाक्य हैं, मैं कल शाम तक आना चाहती थी और आ न सकी। ये दो वाक्य हैं, इन्हें पर इस समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं कि वह सुबह गया और दूसरा वाक्य है शाम को लौट आया। इन दोनों वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यहाँ पर भी प्रिय बोलो और असत्य नहीं, इन दो वाक्यों को आपस में पर इस समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया है। मैं पढ़ रहा था और वह शोर कर रहा था। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि और इस शब्द के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। वह जाना चाहता था लेकिन गया नहीं। राम बाजार गया और संतरे लाया। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो यहाँ पर और, पर, लेकिन, परंतु इन शब्दों के द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया। मिश्र वाक्य। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि अगर हमें कोई विचार प्रकट करना है तो वह विचार एक वाक्य द्वारा प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमें कई साधारण वाक्यों को जोड़ना पड़ रहा है, अर्थात ये वाक्य एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। यह उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, जैसे कि ये शब्द योजकों जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए इन शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यहाँ पर उसने दवा पी और वह सो गया, इन दो वाक्यों को मिश्र किया गया है ज्यों ही शब्दों से। तो ज्यों ही उसने दवा पी, इस वाक्य का प्रभाव वह सो गया इस शब्द वाक्य पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएगा। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे जिसे, अभी यह वही पुस्तक है, यह वाक्य जिसे मैं ढूंढ रही थी, इस वाक्य को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है जिसे शब्द से, अर्थात यह मिश्र वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पर यदि परिश्रम करोगे और उत्तीर्ण हो जाओगे, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित है। इन वाक्यों को जोड़ने का कड़ी तो यह शब्द है, और आप देख रहे होंगे सब जगह अल्प विराम लगाया गया है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, अतः ये मिश्र वाक्य हैं। हेमा को पुरस्कार मिला क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। यहाँ पर ज्यों ही, जिसे, तो, क्योंकि, कि, इन शब्दों के द्वारा
दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य के उदाहरण है। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। यहाँ पर भी जो, जब ये शब्द मिश्र वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य के एक प्रकार का रूपांतरण वाक्य के दूसरे प्रकार में करना हो तो उसमें क्या बदल होगा। जैसे कि सरल वाक्य है, उसने घर आकर भोजन किया। यहाँ पर एक ही विधान प्रकट हो रहा है और एक ही क्रिया है। यदि हमें इसे संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो क्या बदल होगा। वह घर आया और उसने भोजन किया। अब एक ही वाक्य को दो टुकड़ों में बांटा गया है कि वह घर आया और उसने भोजन किया, तो और इस शब्द से इसे जोड़ दिया गया है, इसलिए ये दो अलग अलग वाक्य संयुक्त वाक्य के रूप में बन गए हैं। और एक वाक्य देख लेते हैं, वह फूल खरीदने के लिए बाजार गया। यदि हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो उसे फूल खरीदने थे, इसीलिए वह बाजार गया। दो अलग अलग वाक्य बन गए और उन्हें इसीलिए इस शब्द से जोड़ दिया गया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गए। रोहन हिंदी पढ़ने के लिए गुरुजी के यहाँ गया है। रोहन को हिंदी पढ़नी है, इसीलिए वह गुरुजी के यहाँ गया है। तो यहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ा गया है इसीलिए शब्द से, अर्थात सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया गया है। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। अब देखेंगे इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो यहाँ पर सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदला गया है, जो इस शब्द का उपयोग किया गया है, जिससे कि दो सरल वाक्य मिश्र वाक्य में रूपांतरण हो गए हैं। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। इसका मिश्र वाक्य आएगा, जब तक शिक्षक रहते हैं छात्र शांत रहते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। यहाँ पर भी जो, जब, इन शब्दों के द्वारा सरल संयुक्त वाक्य है, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। इस वाक्य को अगर सरल वाक्य में बदलना हो तो शीला ने के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। वह नहीं आया क्योंकि बीमार है। यहाँ पर क्योंकि शब्द से दो वाक्य जोड़े गए हैं, इनका सरल रूपांतरण होगा, वह बीमारी के कारण नहीं आया। मुझे उसने देखा और वह खिसक गया। यहाँ पर मुझे उसने देखा वह खिसक गया, ये दो वाक्यों को और इस शब्द से जोड़ा गया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य बन गए हैं। अब इनका सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, मुझे देखकर वह खिसक गया। मिश्र वाक्य, चूंकि वह दोषी था इसीलिए उसे सजा हुई। तो यहाँ पर चूंकि इस शब्द द्वारा वह दोषी था इसीलिए उसे सजा हुई, इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है। इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, वह दोषी था इसीलिए उसे सजा हुई। जैसे ही शोर हुआ सब लोग बाहर आ गए। शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। ज्यों ही अचानक पुलिस आई त्यों ही गली में सन्नाटा छा गया। इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, अचानक पुलिस आ गई और गली में सन्नाटा छा गया। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने वाक्य के प्रकार देखे, वाक्य का अर्थ देखा। वाक्य के प्रकार रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से होते हैं, यह जाना। और रचना की दृष्टि के आधार पर सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनकी परिभाषा देखी, इनकी रचना देखी। और इन वाक्यों का यदि रूपांतरण होता है, जैसे सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में, और संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में, इसी तरह मिश्र वाक्य का सरल एवं संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होते समय किन शब्दों का उपयोग होता है या कौन से शब्द हट जाते हैं, ये हमने देखा। आशा करती हूँ कि आप इस वाक्य का अर्थ समझ गए होंगे, साथ ही साथ रचना की दृष्टि से वाक्य किसे कहते हैं, उनके
प्रकार कितने हैं और उनमें कौन कौन से बदल होते हैं, ये आप सब समझ गए होंगे। साथ और आप इस तरह के वाक्यों को पहचान सकेंगे और इनका रूपांतरण भी कर सकेंगे। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।